हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ CBSE चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भौतिक स्वरूप के बारे में पिछले पॉइंट्स में हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात की थी पिछले एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड में हम बात करते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में बात करेंगे आपसे। तो ये जो भारतीय मरुस्थल है हमारा, ये अरावली जो पहाड़ियाँ हैं उसके पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। कौन से किनारे पर? पश्चिमी किनारा, यानी वेस्ट जो हमारा किनारा है वहाँ पर ये स्थित है। और ये जो पूरा स्थान है ये बालू के टिब्बों से ढका हुआ है। बालू के टिब्बों से ढके होने के कारण ये पूरा क्षेत्र जो है ना, ये हमारा पूरा जो क्षेत्र है ये एक तरंगित मैदान वाला क्षेत्र कहलाता है। तरंगित मैदान। तो इस क्षेत्र में ये कहा जाता है कि हर वर्ष लगभग कितना 150 मिलीमीटर यानी 150 मिलीमीटर, सिर्फ इससे भी कम वर्षा होती है यहाँ पर। तो इतने से भी कम वर्षा यानी वर्षा बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कि भारत के ऐसे क्षेत्रों के लिए है जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है उसके लिए। और यहाँ कम वर्षा होने के कारण बहुत सारी वनस्पतियाँ जो हैं वो नहीं हो पाती हैं। इसीलिए ये क्षेत्र थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा कहलाता है जो कि शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र कहलाता है। मैंने जैसा बताया कि यहाँ पर वनस्पति जो है वो बहुत कम मात्रा में होती है। तो वनस्पति कम मात्रा में होती है, इसीलिए वर्षा ऋतु में कभी कभी कुछ सरिताएं दिख जाती हैं। सरिताएं दिखने का मतलब होता है छोटी मोटी पानी के चीज़ें दिख जाती हैं और उसके बाद वे उसी बालू में कहीं ना कहीं जाकर विलीन हो जाती हैं, खो जाती हैं। पर्याप्त जल जब नहीं मिलता तो इस पर्याप्त जल के न मिलने के कारण ये जो पानी है ये सही तरीके से समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है। और केवल एक ही नदी है यहाँ पर, सबसे बड़ी नदी, जिसका नाम है लूनी रिवर। लूनी तो ये रिवर है। इसके अलावा बरकान, यहाँ के अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं। बहुत ज़्यादा विस्तार इनका देखने को मिलता है इन सभी क्षेत्रों में। ये थोड़े से लंबवत होते हैं। तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उस सीमा के पास में ये प्रमुखता से कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। अगर आप देखें, अगर हम जैसलमेर जाएं, बीकानेर की तरफ थोड़ा सा जाएं, तो वहाँ हमें बीकानेर तो थोड़ा पहले पड़ जाता है, लेकिन जैसलमेर सबसे लास्ट एरिया है पाकिस्तान से छूने वाला। तो अगर हम उस क्षेत्र में जाएं तो वहाँ हमें बरकान के बहुत सारे समूह देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो तटीय मैदान का टॉपिक है। तो प्रायद्वीपीय पठार कि अगर हम किनारों की बात करें, उनके संपूर्ण तटीय क्षेत्रों की बात करें, तो हमें ये पता पड़ता है कि इस पूरे तटीय क्षेत्र में, इस पूरे तटीय मैदान में हमें कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र देखने को मिलते हैं जो कि उनका विस्तार जो है ना, इस पूरे संकीर्ण तटीय जो पट्टी है इस पूरे प्लेन पर हमें देखने को कहीं ना कहीं ये मिल जाते हैं। तो अगर पश्चिम में देखें हम अपने इन प्लेन्स के बारे में बात करें तो अरेबियन सी और वो बे ऑफ बंगाल दो हमें जगह देखने को मिलती हैं। पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है। पश्चिमी तट और अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण पश्चिमी तट का मैदान देखने को मिलता है हमें। इस मैदान के 3 भाग देखने को मिलते हैं, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? अगर उन 3 भागों के बारे में बात करें, उन 3 सेक्शंस के बारे में बात करें, तो नॉर्दर्न जो पार्ट है उसे हम कोंकण बोलते हैं, जो मुंबई गोवा कहलाता है। इसके अलावा सेंट्रल स्ट्रेच लिए हुए एक और पार्ट है जिसे हम कन्नड़ प्लेन बोलते हैं, जबकि एक साउदर्न स्ट्रेच भी है जिसे हम मालाबार कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने बताया
कि जो तट का उत्तरी भाग होता है वो कोंकण कहलाता है, और ये मैदान जो है मुंबई और गोवा वाला क्षेत्र है। और इसके अलावा जो मध्य भाग है उसे हम कन्नड़ का मैदान, और जबकि जो दक्षिणी भाग है उसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अगर बंगाल की खाड़ी के साथ साथ विस्तृत मैदान देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चौड़ा है और समतल भी है। उत्तरी भाग में इसे जो है उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो नॉर्दर्न पार्ट में इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न सिरकर कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्दर्न सिरकर। वाइल द साउदर्न जो पार्ट है, साउदर्न पार्ट है, इज़ नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। वो कौन सा कोस्ट कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, और ये सभी नदियाँ दक्षिणी भारत की महान बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, महान नदियाँ हैं। और उनमें से कौन कौन सी नदी हैं, पहली नदी का नाम है महानदी, दूसरी का नाम है गोदावरी, तीसरी है कृष्णा, और चौथी है कावेरी। तो ये 4 नदियाँ हैं जो इस पूरे विशाल तट पर यहाँ बड़े बड़े डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। चिल्का झील जो है इसी पूर्वी तट पर स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूलक्षण है, एक पार्ट है, और चिल्का लेक इम्पोर्टेंट फीचर है। और ईस्टर्न कोस्ट का इससे संबंधित एक छोटी सी स्टोरी भी है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, कि यहाँ हर साल जो कछुए हैं वो इस चिल्का झील के आसपास के क्षेत्रों में जमा होते हैं, यहाँ अंडे देते हैं, और अंडे देने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। इन अंडों से निकलकर जो कछुए के बच्चे निकलते हैं वो भी दोबारा जो है इस समुद्र तट पर जाते हैं और उसमें जाकर मिल जाते हैं, उसमें चले जाते हैं, और ये उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से कभी उनके माता पिता चले थे। तो ये उन स्थानों पर पहुंचते हैं, और अगली साल दोबारा से वो बच्चे जो है ना जब बड़े हो जाते हैं तो वो उसी चिल्का तट पर फिर आ जाते हैं। और किस तरह आते हैं इसका तो कुछ आज तक मालूम नहीं पड़ पाया है कि ऐसा क्यों होता है, पर वो उसी पूरे मार्ग का अनुसरण करते हुए आ जाते हैं और उस तट पर आकर फिर अंडे देते हैं अगले साल। इस तरीके से हर साल ये जो सिस्टम है, माइग्रेशन वाला सिस्टम, ये लगातार चलता ही रहता है। उधर से आए, अंडे दिए, इधर बच्चे हुए, वो समुद्र में पहुंच जाते हैं, वो बच्चे अपना रास्ता तय करते हुए उन्हीं स्थानों पर पहुंच जाते हैं जहां से वो चले थे, और फिर इस तरीके के कार्य लगातार होते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही अलग एक लक्षण देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो द्वीप समूह के बारे में है। तो हमारे जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है, तो हम आइलैंड के बारे में बात करते हैं। तो भारत का जो मुख्य स्थल है, जो मुख्य भाग है वो बहुत विशाल है, और इसके अतिरिक्त भारत के अंदर 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। 2 द्वीप हमारे कौन कौन से हैं, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, और इनके बारे में हम पहले आपके सामने बात करते हैं। तो ये कौन कौन से द्वीप समूह हैं हमारे, तो इनके बारे में बात करते हैं आपसे, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। अगर केरल के मालाबार तट के पास हम देखें तो वहाँ हमें एक द्वीप की श्रृंखला दिखाई देती है जिसे हम लक्षद्वीप नाम देते हैं। द्वीपों का ये जो छोटा समूह है, ये दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। छोटे प्रवाल जो द्वीप होते हैं, प्रवालों से बना हुआ द्वीप है। इसको पहले अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, पहले इसे लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1973 में क्या हुआ, इसका नाम बदलकर चेंज कर दिया गया, इसे बदल दिया गया, तो दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। तो इसका नाम क्या रख दिया गया, लक्षद्वीप रख दिया गया। ये टोटल कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स। कावरत्ती जो है ना, वो आइलैंड जो है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है इस लक्षद्वीप का, प्रशासनिक मुख्यालय जिसे हम कहते हैं। इस द्वीप समूह पर पादप यानी पेड़ पौधे और जंतु यानी जानवर के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसे हम पिटली द्वीप बोलते हैं। ये एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर मनुष्य बिल्कुल भी कहीं निवास नहीं करता है इस पूरे क्षेत्र में।
इस पूरे पिटली द्वीप में। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य बनाया गया है, बर्ड सेंचुरी बनाई गई है, जहाँ पर बहुत सी प्रकार के जो बर्ड हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पूरे साल यहाँ जितने भी समय उन्हें रहना होता है वो यहाँ रहते हैं, अंडे देते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से वो चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो लगातार यहाँ होते ही रहते हैं। तो इस तरीके का ये कार्य है। अगर हम दूसरे द्वीप की बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी से में उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ फैले हुए द्वीपों की अगर श्रृंखला की ओर अगर हम ध्यान दें तो हमें पता पड़ता है यहाँ पर एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जिसे हम अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम दे देते हैं। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप है। ये द्वीप समूह आकार में बहुत बड़े हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया एक शब्द के बारे में जो था आइलैंड के बारे में, लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में, जो स्मॉल कोरल आइलैंड से मिलकर, कोरल से मिलकर बना है, जिन्हें हम प्रवाल कहते हैं। अब प्रवाल क्या होता है? प्रवाल है ना, पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी होते हैं। यानी कैसे प्राणी होते हैं? कोरल जो पॉलिप्स होते हैं आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो समूह में रहते हैं। इनका विकास कैसे होता है? छिछले और गर्म जल में होता है। छिछला मीन्स समझते हैं ना, छिछला कैसा होता है? दे सेक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। द कोरल सेक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। तो दे फ्लोरिश इन शैलो एंड मड फ्री एंड वार्म वाटर, मड फ्री वाटर होना चाहिए, ऐसे में रहते हैं वो। इनकी जो अस्थियां होती हैं इन जानवरों की, छोटी छोटी जानवरों की, प्रवाल श्राव और प्रवाल अस्थियां, ये क्या है? टीले के रूप में बढ़ती चली जाती हैं, एक दूसरे से चिपकती रहती हैं और जमा होती रहती हैं, और जमा होते होते एक किसका रूप धारण कर लेती हैं? एक द्वीप का रूप बना लेती हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रवाल रोधिका, दूसरा तटीय प्रवाल भित्ति, और तीसरा प्रवाल वलय द्वीप। तो ये है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो प्रवाल रोधिका का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। प्रवाल जो वलय द्वीप है वो गोलाकार या हॉर्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। तो हॉर्स शू टाइप के होते हैं। जो ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो इसी प्रकार की एक रीफ है, ठीक है ना। तो आपको ये बताता चलूँ मैं, साथ ही साथ आगे देखते हैं कि ये जितने भी द्वीप समूह हैं जो अंडमान निकोबार है, ये बहुल और बिखरे हुए क्षेत्रों में है। ये द्वीप समूह 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये माना जाता है कि ये द्वीप जो है ना, ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं, पर्वत श्रेणियों के शिखर, ये माना जाता है। तो बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, और ये भी कहा जाता है कि ये 2 भागों में बटा हुआ है, 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बटा हुआ है पूरा। तो वो दो ब्रॉड जो कैटेगरीज हैं वो मैंने बताया, नॉर्थ में अंडमान है और साउथ में निकोबार। ये कहा जाता है कि ये बिलीव्ड है, इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमेराइन माउंटेन्स। तो पहले डूब गए, उसका छोटा सा भाग ऊपर निकला हुआ है, दिखाई देता है। ऐसी पर्वत श्रेणियाँ थी ये, थोड़ा सा समूह जो दिखाई देता है उसी पर लोग रहते हैं। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा जो होती है ना, उसको लेकर बड़ा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये कहा जाता है कि इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले जितने भी पादप और जंतु हैं उनमें बहुत सारी विविधता पाई जाती है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के बिल्कुल समीप हैं। दीज आइलैंड्स ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री, and this is great diversity of flora and fauna in this group of islands too. These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. तो जैसा मैंने बताया, क्या है यहाँ पर? जलवायु कैसी है? विषुवतीय है, और यहाँ विषुवत वृत्त के पास स्थित है। यहाँ पे और क्या है? घने घने जंगल हैं, वन हैं। तो विभिन्न भू आकृतिक विभागों का अगर देखा जाए तो प्रत्येक विभाग की अपनी खुद की अलग विशेषताएं हैं, और वो इन चीज़ों को स्पष्ट करता है, जैसा कि इस पूरे चैप्टर में हमने आपको बताया। तो ये स्पष्ट है कि ये सभी जितने भी विभाग मैंने आपको बताए, 6 विभाग, ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं।
और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बना देते हैं। उत्तरी पर्वत जल और वनों के प्रमुख स्रोत कहलाए जाते हैं। उत्तरी मैदान देश के बड़े बड़े अन्न भंडार हैं। प्राचीन सभ्यताओं के विकास को उन्होंने आधार दिया है। पठारी भाग जो हैं वो खनिजों के भंडार हैं। इसने क्या किया है, देश के औद्योगिकरण में अपनी भूमिका निभाई। जो तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, वहाँ पे मत्स्य का और पोत संबंधी क्रियाकलाप के लिए उपयुक्त स्थान है। तो हमें ये पता पड़ता है कि विविध भौतिक जो आकृतियाँ हैं भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। तो हमें आज के चैप्टर के बारे में पता चला। हमने 6 उन चीज़ों के बारे में जो पढ़ा, उन सब के बारे में हमने जाना। अगर आपको इनसे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा एक बार इस वीडियो को देखें और अपनी चीज़ों को कंप्लीट करें। सो गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ वन।